सब ठीक है, क्लास ओके है? ओके ठीक है। हाँ चलिए, तो यहाँ तक आपने बताया कि हाँ सर यहाँ तक हो गया था और यहाँ तक का हमें। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब तक कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, एक ही बच्चे के रिस्पॉन्स मिल रहा है वैसे मुझे अभी तक। ओके हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो है प्रेशर। आज हम प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। प्रेशर के बारे में बच्चों हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा बताया था कि प्रेशर जो है हमारा फोर्स होता है सिर्फ। प्रेशर का मतलब बच्चों फोर्स है। प्रेशर किसी भी जगह पे अगर प्रेशर प्रेजेंट होगा तो वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब बच्चों अगर प्रेशर को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़े तो अगर ये बच्चों मेरी कोई वॉल है, ठीक है, और इसके ऊपर बच्चों सामने से मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, डेल है। बच्चों सामने से का मतलब ये है कि जिस प्लेन में मैं दिख रहा हूं उसके बिल्कुल ऐसे फोर्स, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है, ये परपेंडिकुलर फोर्स है इस प्लेन के लिए। बच्चों इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है और इसकी लेंथ मैंने मान ली है एल और इसकी ब्रेड्थ बच्चों मान ली है बी। तो बच्चों इसका एरिया कितना हो गया? इस वॉल का एरिया हो गया एरिया ऑफ वॉल इक्वल एल इंटू बी। अब बच्चों ये जो फोर्स लग रही है ना अंकित, इस चैप्टर के अंदर जो है हमने सिर्फ मेनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्कस की है और लास्ट क्लास में मैंने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा बताया था। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप आज की क्लास ले सकते हैं क्योंकि ये जो दो लेक्चर्स हैं ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। तो आप अगर यहाँ से प्रेशर से भी सुन रहे हो, मैंने लास्ट क्लास में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बताया था और अभी फिर से मैं प्रेशर ही बता रहा हूँ। तो आप अभी की क्लास लीजिए और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट क्लास के लिए आपको स्लाइड्स होंगी, उनसे आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज ओपन बैच जो रिपीट के लिए अरेंज किया जाएगा वो देख लेना या फिर लेक्चर देख लेना, इतना कोई इशू नहीं है। लास्ट क्लास इस क्लास से ना अलग थी, सिर्फ एक एक लाइन का काम है पिछली क्लास से यहाँ पे। ठीक है, तो अभी के लिए बच्चों अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होता है डेल एफ बाई ए, सॉरी परपेंडिकुलर है बाई ए। ये बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला होता है। यानी कि बच्चों अगर ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी ना बच्चों, उस परपेंडिकुलर फोर्स के अंदर अगर मैं एरिया के डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को प्रेशर मिल जाएगा। प्रेशर का मतलब सर फोर्स ही होता है ना? हाँ बच्चों फोर्स ही होता है, लेकिन प्रेशर जो है फोर्स के साथ साथ ये भी हमारे साथ इवेल्युएट करके बताता है कि एरिया कितने के ऊपर लग रही है वो फोर्स, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर छोटे एरिया के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और अगर बड़े एरिया के ऊपर सेम फोर्स लग रही है तो प्रेशर कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो बच्चों ये तो हो गया फॉर्मूला, ये होगी मैथ्स की बात। इसके अलावा मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये एरिया ऑन फोर्स है, एरिया ऑन सरफेस है और ये बच्चों फोर्स ऑन सरफेस है, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन सरफेस। और बच्चों अगर ये दोनों चीज हमने कैलकुलेट कर ली कि फोर्स कितनी लग रही है और एरिया कितना लग रहा है, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा प्रेशर ऑन सरफेस। ये है बच्चों, सिंपली इतना है। प्रेशर का मतलब बच्चों फोर्स होता है। गैस के टर्म्स में अगर देखोगे तो गैस जो है हमारी वॉल्स के ऊपर, कंटेनर पे फोर्स लगाती है। ये क्यों होता है सर? उसके अंदर प्रेशर एग्जिस्ट करता है, ऐसा बोल लीजिए, या फिर फोर्स लगाता है इसलिए सर उसके अंदर प्रेशर एग्जिस्ट करता है, वाइस वर्सा कुछ भी बोल सकते हैं। प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फोर्स। फोर्स लगती है सर उसकी वजह से प्रेशर है, या फिर कह सकते हो प्रेशर लग रहा है सर इस वजह से फोर्स है। ठीक है, प्रेशर का बच्चों फॉर्मूला क्लियर हो गया हमें। उसके बाद बच्चों हमें जो पढ़ना है वो है कि प्रेशर को किन इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करेंगे। हमें ये तो पता है एक पर्टिकुलर गैस के अंदर कुछ प्रेशर है, लेकिन कितना है, हमें इस कितना वैल्यू का इवेल्युएशन करना होता है। क्वेश्चंस के अंदर हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखें, आपके सामने अगर किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस रख दी गई और फिर उसके ऊपर आपसे कोई स्टडी करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप पीवी इक्वल एनआरटी अगर उस पर लगाना चाहते हैं तो आपको ये प्रेशर बच्चों पता होना चाहिए। ये प्रेशर बच्चों मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर और एक और डिवाइस यूज करते हैं बच्चों, मैनोमीटर। ये बच्चों डिवाइसेस होते हैं, इन डिवाइसेस से हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। डिवाइस कह सकते हैं आप इसको, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो कह सकते हैं। आपको बच्चों में पता होने चाहिए डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर।
बच्चों केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ इनका नाम पता होना चाहिए, इनसे मेजरमेंट कैसे की जाती है या फिर इनकी वर्किंग क्या होती है, ये आपका फिजिक्स में होता है फ्लूइड मैकेनिक्स नाम के चैप्टर। तो उसके अंदर वहां पे आप डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे बैरोमीटर के अंदर अलग अलग ट्यूब्स होती हैं, कैसे उनसे प्रेशर मेजर कर सकते हैं किसी फ्लूइड का, और कैसे उसके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो वर्क करते हैं। तो वो सब चीजें बच्चों फिजिक्स में होती है। हमें सिर्फ इतना होता है कि हमें डिवाइस का नाम पता होना चाहिए। हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आपको अलग अलग डिवाइसेस दे दी जाएंगी, मान लो वर्नियर कैलिपर लिख दिया, थर्मामीटर लिख दिया, बैरोमीटर लिख दिया, और एक कोई और डिवाइस दे दिया डी। आपको ये पूछ लेंगे कि इनके अंदर से प्रेशर कौन सा डिवाइस मेजर कर सकता है, तो फिर आप बोल देंगे कि बैरोमीटर जो है हमारा वो प्रेशर को मेजर कर सकता है। ठीक है बच्चों, इंस्ट्रूमेंट की बात हो गई है। इसके बाद जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेशर का आइडिया आपको पहले से है और डिवाइसेस के अंदर कुछ ऐसा समझने का है नहीं। एक जो चीज है बच्चों, यूनिट्स है। यूनिट्स क्या क्या होती हैं और उनका कन्वर्जन कैसे होता है, ये हमें सीखना है। तो बच्चों आप लोग मेरे को बताएंगे कि आपको प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट्स पता है। कोई जरूरी नहीं है सबको सारी यूनिट्स पता हो, किसी को कोई पता हो सकती है, किसी को कोई पता हो सकती है, और किसी को कोई भी ना पता हो, देन ऑल्सो इट इज फाइन। लेकिन मेरे को थोड़ा सा आइडिया बताइए आप लोग कि आप लोगों को कितनी यूनिट्स पता है। ठीक है, मुझे बच्चे बता रहे हैं, मुझे 3 यूनिट्स बता दी आप लोगों ने जो मुझे आपको बतानी है। ओके, हिमांशु ने एक एक्स्ट्रा भी बता दिया। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने मुझे बताई है पास्कल, बार, एटीएम एंड टोर। तो बच्चों जो टोर होता है, नहीं जूल नहीं होता है इसके, बिल्कुल भी जूल नहीं होता है प्रेशर का। प्रेशर की यूनिट जूल नहीं होती है, जूल एनर्जी की होती है। ठीक है बच्चे, तो बच्चों आप लोगों ने मुझे बता दिया है कि एटीएम, बार और पास्कल जो है हमारी यूनिट्स होती है प्रेशर की। ठीक है सर, टॉर भी बताइए किसी बच्चे ने। तो टॉर जो है वो यूनिट भी प्रेशर की होती है, लेकिन वो हमारे केमिस्ट्री में इतने काम नहीं आती। ठीक है सर, प्रेशर के अंदर हमें पढ़नी है ये 3 यूनिट्स। एक बच्चे ने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा, शीतल ने, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो है पास्कल, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है बच्चों। 1 पास्कल इक्वल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट होती है बच्चों प्रेशर की, ऐसा यूनिट होती है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने इवेल्युएट करके निकाला है डायमेंशनल एनालिसिस से। उसके बाद पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहने लग गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्कल, हमें समझ आ गया। ठीक है सर, एसआई यूनिट होती है। उसके अलावा बच्चों 2 यूनिट होती है, बार और एटीएम। हमें जो समझना है बच्चों वो ये समझना है कि एक बार के अंदर कितने पास्कल होंगे। तो बच्चों ये रिलेशन है बार का पास्कल से। ठीक है जी, ये एक रिलेशन हो गया। इसके अलावा बच्चों एक और रिलेशन है बार का एटीएम के साथ। एक से बार का एटीएम के साथ जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, 1 एटीएम इक्वल 1.01325 बार। बच्चों ये 2 रिलेशन है जो हमारे काम के हैं, यूनिट कन्वर्जन में काम आएंगे। अगर हमें कोई भी अलग यूनिट दे दी है, अगर हमें 3 प्रेशर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, हमें उन्हें डील करना है और वो तीनों अलग अलग यूनिट्स में, तो बच्चों हम उन तीनों को एक यूनिट में लेके आएंगे। क्या सर उन तीनों को ऐसा यूनिट में लाना जरूरी? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं बच्चों कि तीनों ऐसा यूनिट, लेकिन तीनों एक ही यूनिट में होने चाहिए, ये जरूरी है क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि 1 एटीएम इक्वल 1.01325 बार, 1 बार इक्वल 10⁵ पास्कल। कोई बच्चों मुझे ये बताएगा 1 एटीएम में पास्कल कितने होंगे, अगर आपको ये समझ में आया है तो। अदरवाइज बच्चे जिनको समझ में नहीं आया है कि यूनिट्स कैसे होती है, क्यों लिखा है सर आपने रिलेशन, तो भी बता दीजिए। वैसे इसमें समझने का कुछ नहीं है, सीधा सीधा रिलेशन है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो 1 एटीएम इक्वल पास्कल में पूछा है, इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये आप मेरे को बताइए कि एक एटीएम में कितने पास्कल होंगे। हिमांशु बार में नहीं पूछा है मैंने, एटीएम में पूछा है। आपको हल्का सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको इस वाली इक्वेशन के अंदर बार की वैल्यू रखनी होगी इन टर्म्स ऑफ पास्कल। बताइए बच्चों, सब लोग करेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो आप बताएंगे कि नो सर नहीं आ रहा, आप करके बताइए तो मैं करके बताऊं। यस और नो में तो बच्चों रिस्पॉन्स देंगे सब लोग, वाई एंड एन में।
कि सर समझ में आ रहा है या हमसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो सर हम कर रहे हैं, या फिर नहीं समझ में आ रहा है कि कितने पास्कल्स होंगे सर। ठीक है, हिमांशु ने कहा है कि उन्हें समझ आ रहा है और वो कर रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ बच्चों आपके लिए। ओके, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल ओके। जिन्हें नहीं आ रहा उन्हें भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, अभी बताएंगे हम। ओके, 101। प्रियांशु आपने 9 लिख दिया, 0 की जगह 9 लिख दिया है। और 10 की पावर भी आपने 2 लिखी है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है मामला, कुछ मिस्टेक किया आपने। 9 तो गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, चलो अलग अलग आंसर मिल रहा है हमें। ठीक है बच्चों, करते हैं इसको। इसको अगर हम समझें, आइए मिलके करते हैं साथ में, मैं भी सीख लूंगा। बच्चों ये ऊपर वाले दो रिलेशन हम लोग यूज करने वाले हैं। मैंने पूछा 1 ATM, तो बच्चों आपको जो रिलेशन पता है आप वो लिखेंगे, बार वाला। 1 ATM का तो आपको एक ही रिलेशन पता है, बार वाला। आपने 1 बार लिख दिया। अब बच्चों 1 बार को जो है आप यहाँ 1.0, 1 ATM इक्वल 1.01325 बार। अब बच्चों क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1.01325 इंटू 1 बार। क्या किया है, मल्टीप्लाई। तो बच्चों मैं किसी भी चीज को 1 से कितनी बार लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही बचेगा। अब बच्चों ये जो चीज है, इसको आप इस वाली इक्वेशन से पिक कर लो, ऊपर वाली से। ऊपर वाली जो ये इक्वेशन है, इससे आप पिक कर लेंगे 1 बार की वैल्यू। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सीधे सीधे आपके सामने ये तो लिखा ही हुआ है, इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। बताइए बच्चों, कन्वर्जन करना आया आपको? आपको एक इक्वेशन से उठा के वैल्यू दूसरी में रखनी होती है। मैंने क्या किया, मेरे को एक इक्वेशन पता थी, कौन सी वाली, ये बार वाली। एटीएम और बार वाली जो इक्वेशन पता थी, क्योंकि एटीएम की मुझे एक इक्वेशन पता थी, तो मैंने लिखा उसको बार के टर्म्स में। उसके बाद मैंने बार के अंदर क्या किया, आप ये 1 लिखो ना लिखो तो भी कोई ऐसा नहीं है, जो सीधा सीधा एक बार जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 बार की है। तो आप सीधे सीधे भी बार की वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ पे रख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कर दिया कि एक बार है बच्चों, ताकि आप उस इक्वेशन से सीधा पिक कर सके। अदरवाइज 1 बार लिखना है या बार लिखना है, इस 1 एंड द सेम थिंग। तो बच्चों क्या आप लोग कन्वर्जन कर लेंगे? ओके, तो अगर आप लोग यस कह रहे हैं तो आप लोग मुझे 5 ATM की वैल्यू बताएंगे। आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, और आप 1.01325 को 1.01 ले लीजिए। 1.01 लेके आप मेरे को पास्कल की वैल्यू बता दीजिए। अगर कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो पूरी ही वैल्यू लूंगा, राउंड फिगर नहीं करूंगा, तो इट्स फाइन। बताइए बच्चों, 5 ATM में कितने पास्कल्स होंगे? नहीं अंकित, ये तो मेरी मेहनत खराब हो गई। 101 पास्कल कैसे हो सकते हैं? 10 की पावर 5 है बच्चे वहां पे। 10 की पावर्स में ही लिखोगे आप, ठीक है। कोई मल्टीप्लाई करके लिख रहा है तो भी ठीक है, 10 की पावर से आप डेसिमल जो है आगे करके लिख रहे हैं तो भी ठीक है। ओके, कनिष्का ने भी ठीक लिखा है। बच्चे 10 की पावर 5 और लिखना होता है आपको, वरना फिर गलत हो जाएगा। ओके, जो लोग सिर्फ 10 की पावर के बिना लिख रहे हैं, 5 की डेसिमल लगा के, उनको 10 की पावर 5 भी लिखना है। जिन लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है वो ठीक है। 505 गुना 10 की पावर 4, ठीक है ये भी, बिल्कुल ये भी ठीक है। ओके ठीक है, अच्छा जिसके कीबोर्ड में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख दिया करो ना, 10, आप लिख दिया करो इंटू 10 5, या फिर इंटू INTO लिख दिया करो, जैसे आपका मन करे लिख दिया करो, जरूरी नहीं आप सिंबल ढूंढो। चलो कोई बात नहीं, लगभग सब बच्चों को समझ में आ गए। अंकित मुझे लिख के बताएंगे
अच्छा, अंकित ने ठीक कर लिया है, अंकित सिंह, ओके। आपने 101 लिखा था, आपने ठीक कर लिया, ठीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से बच्चों सबको आ गया है प्रेशर का कन्वर्जन करना। प्रेशर की यूनिट्स पढ़ ली बच्चों, इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, प्रेशर का मतलब समझ लिया। तो अब बच्चों हम चलेंगे वॉल्यूम पे। वॉल्यूम जो है बच्चों पहले ही मैं आपको समझा चुका कि एक क्यूब है, इसके जो भी डायमेंशंस होंगे इससे हम इसकी वॉल्यूम का आइडिया ले सकते हैं, V इक्वल LBH। ठीक है, ये तो आपको पता है कि वॉल्यूम का मतलब है कितनी जगह कोई चीज घेर रही है। अब बच्चों मैं वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करना चाहता हूँ। वॉल्यूम तो मैं आपको समझा चुका हूँ वॉल्यूम एंटिटी का क्या मतलब है। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगी, PV इक्वल NRT में जो V होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी गैस के ऊपर हमारी स्टडी हो रही है, जिस भी गैस के ऊपर हमारा क्वेश्चन चल रहा है, उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो बच्चों इसके अंदर ना दो चीजें पढ़ेंगे हम पहले, रिजिड कंटेनर और नॉन रिजिड कंटेनर। ठीक है सर, क्योंकि बच्चों गैस जो है दो तरीके के कंटेनर में हो सकती है, रिजिड कंटेनर में और नॉन रिजिड कंटेनर में। अगर नॉन रिजिड में है तो फिर अलग तरीके से हम वॉल्यूम पता लगाएंगे गैस की, और अगर रिजिड में है तो अलग तरीके से। हालांकि रिजिड का तरीका जो है वो बहुत ही फर्जी है, हम रिजिड कंटेनर की वॉल्यूम ही वॉल्यूम ऑफ गैस मान लेते हैं। अच्छा सर बताइए पहले क्या होता है। बच्चों अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर ये गैस है, और बच्चों अगर मेरे को इसकी बाउंड्री क्लियर है, ये क्लोज सिस्टम है, मैंने आपको बना के दिखाया, बाउंड्री इज क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी बाउंड्री चेंज नहीं हो सकती है, इसका साइज चेंज नहीं हो सकता। आप बलून को भी रिजिड कंटेनर बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिजिड कंटेनर से हम यही कहना चाहते हैं कि बाउंड्री मस्ट बी क्लियर, बाउंड्री क्लियर हो कि कहां तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है हमारे कंटेनर ने। और अगर हमें बाउंड्री क्लियर होगी तो वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड। तो बच्चों हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं उस कंटेनर की। अगर बच्चों हम उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं तो उस केस के अंदर रिजिड कंटेनर होगा हमारा। सर नॉन रिजिड क्या होगा। बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक एलपीजी का सिलेंडर लूं, इसका वॉल्व ऐसे ओपन कर दूं और ऐसे करके इससे गैस रिलीज होनी शुरू हुई, बच्चों किसी भी टाइम के ऊपर अगर मैं मानूं कि यहां तक वो गैस है, क्या ये बाउंड्री में देख सकता हूं बच्चों। ये तो इमेजिनेटिव है, पर बच्चों मैं इस बाउंड्री का आइडिया नहीं लगा सकता। बाउंड्री इज नॉट क्लियर, बाउंड्री इज नॉट क्लियर बच्चों। अगर बच्चों मेरे पास इसकी बाउंड्री क्लियर नहीं है ना, तो मैं इसकी वॉल्यूम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। यानी सर रिजिड और नॉन रिजिड के अंदर यही फर्क है, अगर हमें बाउंड्री दिख रही होगी तो हम उसकी वॉल्यूम का कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर नहीं दिख रही होगी तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब सर इसका काम क्या आएगा बच्चों। अगर मुझे रिजिड कंटेनर में कोई गैस है तो मैं उसकी वॉल्यूम बता सकता हूं, और फिर वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल वॉल्यूम ऑफ रिजिड कंटेनर, ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, सिंपल। क्योंकि रिजिड कंटेनर के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करें बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होती है ये भी मैं आपको अभी समझा देता हूं। बच्चों लास्ट जिस भी बाउंड्री तक गैस के मॉलिक्यूल्स पहुंचे हुए हैं उन सब मॉलिक्यूल्स को जोड़ देंगे, एक कोई भी सरफेस बनेगी। जैसे मैंने स्फीयर दिखाया, अब 3D में तो स्फीयर को नहीं दिखा सकता, जहां तक भी वो गैस जा रही है उन सारे मॉलिक्यूल्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो जो शेप बनेगी और उसकी जो वॉल्यूम होगी वही तो वॉल्यूम ऑफ गैस होगी। तो बच्चों जब कंटेनर होएगा तो गैस की तो यही टेंडेंसी है, पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, जहां तक कंटेनर की वॉल्स हैं वहां तक हमारी गैस पहुंच जाएगी। यानी कि अगर मेरे को सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ना हो तो जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, वो वही बनेगी जो कंटेनर की है। तो बच्चों कंटेनर की जो हमारी वॉल्यूम होगी रिजिड कंटेनर के केस में वो ही वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगी। जबकि बच्चों नॉन रिजिड कंटेनर के अंदर मैं ऐसे करके नहीं बता सकता कि यहाँ तक मॉलिक्यूल्स गए होंगे और इनको ज्वाइन करके मैं वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। उस केस के अंदर बच्चों क्या होगा, हम लोग क्या यूज करेंगे, मास एंड स्टेट फंक्शन आर यूज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस। बच्चों उस केस के अंदर जो है हम वॉल्यूम ऑफ गैस ना कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकली कह सकते हैं आप इसको। बच्चों हम स्टेट फंक्शन यूज करेंगे। सर स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन बच्चों यू इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी अगर कहें तो डेल एच से एंथैल्पी आ जाती है। ऐसे ही काफी स्टेट फंक्शंस होते हैं जो आप थर्मोडायनेमिक्स में आपने अब तक थोड़े बहुत सुने भी होंगे। स्टेट फंक्शंस और मास बच्चों उन सबको ही लेके हम एनआरसी कैलकुलेट करते हैं, एनआरसी के अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन सर ये कैसे करते हैं,
बच्चे इससे हमारा कोई खास इश्यू नहीं है, आप लोग पीवी को एनआरटी सीख लोगे, उसके बाद आप लोग खुद कुछ भी कर पाओगे, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स एंथैल्पी वगैरह सीख लोगे तो कर लोगे, लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आप समझ जाओगे कि कैसे कैलकुलेट होता है, लेकिन हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। हमारी स्टडी के अंदर, हमारी केमिस्ट्री के अंदर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस अपने आप दी जाती है। या तो बच्चों हमें कंटेनर की वॉल्यूम दे दी जाएगी तो हम लिख देंगे इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, अदरवाइज बच्चों हमें कंटेनर की डायमेंशन दे दी जाएंगी, हम कंटेनर की डायमेंशन से उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, अगर हम उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे फिर से हम वॉल्यूम ऑफ गैस पे पहुंच गए। और कई बार बच्चों ऐसा होगा कि आपको सीधा वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखी होगी, कोई ऐसे इशू ही नहीं होगा कि आपको कुछ कैलकुलेट करना है या सोचना है, आपको सीधा दे रखा होगा दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो सर हमारा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर हमें नॉन रिजिड कंटेनर से कुछ डील नहीं करना बच्चों। आपको हमेशा रिजिड कंटेनर का केस मिलेगा 99% ऑफ टाइम। 1% टाइम जितनी खराब हमारी किस्मत नहीं है कि पेपर में ही हमारे वो क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा से ज्यादा आपको कहीं एग्जाम्पल वगैरह में मिल सकता है, दैट्स इट। वो भी थर्मोडायनेमिक्स के एग्जांपल्स में मिलेगा जहां पे आप थर्मोडायनेमिक्स के टर्म सीख चुके होगे, स्टेट फंक्शन वगैरह, और फिर उनसे कैलकुलेशन करने वाले होगे तब आपको मिलेगा। तो यहाँ के लिए बच्चों हमें सिर्फ इतना समझना है कि रिजिड कंटेनर के अंदर अगर सर कोई गैस होती है तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो सर रिजिड कंटेनर की वॉल्यूम जितनी ही होगी। इसके अंदर सर हमें क्वेश्चन के अंदर या तो वॉल्यूम ऑफ गैस सीधी मिल सकती है या फिर सर हमें वॉल्यूम ऑफ रिजिड कंटेनर दे दी जाएगी। और अगर इससे भी ज्यादा मेहनत हमसे करवाना चाहेगा एग्जामिनर तो सर वो हमें डायमेंशंस देगा। डायमेंशंस कैसे देगा सर, वो कह देगा अ गैस इज कंटेन्ड इन ए कंटेनर ऑफ क्यूबोइडल शेप। अगर वो क्यूबोइडल शेप में ऐसा बोल देगा, वो कहेगा द क्यूबोइडल शेप हैज द डायमेंशंस एलबीएच दे देगा उसका आपको। सिलेंडर भी दे सकता है, स्फेरिकल भी दे सकता है, ऐसे करके बता देगा। तो आप क्या करेंगे, पहले कंटेनर की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर वो कंटेनर की वॉल्यूम ही आपकी वॉल्यूम ऑफ गैस है। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों मेरे को बात करनी है यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अच्छा सर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होती क्या वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए? बच्चों कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होती, हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट होती तो फिर हम ये वाली बात नहीं करते कि क्या रिजिड कंटेनर और क्या नॉन रिजिड कंटेनर होता है। ऐसा कोई डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट नहीं होता बच्चों जो शेप को देख के या किसी तरीके से हम उसका वॉल्यूम मेजर कर सके। हमें बच्चों ऐसे ही चेक करना होता है वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है वो भी हमें कैलकुलेट ही करना पड़ता है। या तो वॉल्यूम ऑफ गैस हम रिजिड कंटेनर से जब निकाल रहे हैं हमको मिलेगी या फिर हम कैलकुलेट करेंगे। कोई ऐसा डिवाइस नहीं होता कि डायरेक्ट हम वॉल्यूम मेजर कर सके जैसे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है सर ये समझ में आया कि इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होते। बच्चों यूनिट्स की बात करेंगे, अगर बच्चों में यूनिट्स की बात करूं कि वॉल्यूम की क्या क्या यूनिट्स होती हैं। बच्चों दो यूनिट्स जो है हमारे काम की सबसे इंपॉर्टेंट, मीटर क्यूब, ये बच्चों हमारी एसआई यूनिट होती है। और बच्चों जो दूसरी लिखी मैंने वो लीटर है। अब बच्चों इनका अगर कन्वर्जन बताऊं तो मैं 1 मीटर क्यूब इक्वल 10⁻³ लीटर होता है। ये रिलेशन है जो बच्चों मेरे को आपको बताना है। उसके बाद आप कन्वर्जन करके और रिलेशंस निकाल सकते हो, जैसे कि 1 लीटर इक्वल डैश CM³ जो CM³ के अंदर अगर आपको कोई पूछ ले कि 1 लीटर में कितने CM³ होंगे तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो मीटर लिखा है ना यहाँ पे आप मीटर को सेंटीमीटर के टर्म्स में लिख देंगे। ये इक्वेशन बच्चों मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दी है। अब यहां से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ये वाली जो है ए करके मार्क कर रहा हूं मैं इसको, ए इक्वेशन को सॉल्व करके बच्चों आप लोग मेरे को बताएंगे कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। बताइए बच्चों 1 लीटर में सेंटीमीटर क्यूब चाहिए मुझे, कितने सेंटीमीटर क्यूब होते होंगे 1 लीटर में? क्योंकि ये सब कन्वर्जन बच्चों हमें आएंगे क्वेश्चन में, हमें किसी भी यूनिट में दे दी जाएगी चीजें और हमें बताना होगा। बच्चों सेंटीमीटर क्यूब बताइए आप लोग मुझे कैलकुलेट करके, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? कोशिश कीजिए, एन ना लिखे कोई, मुझे गलत बता दो, चाहे कोशिश करो। पहले पेन उठाने से पहले हार नहीं माननी है, पहले कुछ उल्टा सीधा लिखो। अगर आंसर ना आए तो भी कुछ एक इमेजिनेटिव आंसर दो कि क्या पता मेरा तुक्का बैठ जाए।
सबसे अच्छा आंसर होता है बच्चों इमेजिनेटिव अगर मारना हो तो तुक्का जीरो, जीरो मार दिया करो तुक्का, जीरो तुक्का। क्वेश्चन पेपर में कई आंसर्स जैसे हमारे टाइम पे ना इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते थे, तो जीरो आंसर्स कई बार मैच कर जाते थे। तो ये मैंने आपको बताया कभी तुक्का मारने का मन करे किस क्वेश्चन में तो जीरो पे मारना अगर दिखे तो। चलिए बताइए 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? सब बच्चे करेंगे पेन कॉपी उठा के क्वेश्चन, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, जितना तो कुछ है भी नहीं इसके अंदर। बच्चों बिल्कुल नहीं हो रहा है क्या? किसी ने भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है, गलत भी नहीं दिया है। एक दो आंसर तो दीजिए आप लोग, फिर मैं करूं, क्या पता मुझे आंसर ही पता चल जाए। हाँ जी कनिष्का आपने हैंड रेज किया है, तो आपको अगर कुछ डाउट है तो आप लिख सकते हो। आगे तभी बढ़ेंगे जब मेरे को कोई ना कोई एक आदमी आंसर दे देगा, तभी। चाहे गलत लिख के आंसर बताओ ताकि पता चले कि सब लोग हैं। हाँ जी एच के आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप भी लिख के बताइए क्या कहना चाहते हैं। भैया हो क्लास में सब लोग? शीतल कनिष्का प्रियांशु कोई भी नहीं है क्या क्लास में? एक आंसर तो बता दो भाई, इतने नाम दिख रहे हैं मुझे, 20 लोग हैं। एक सेकंड एक सेकंड, कहीं कुछ वैसे तो इशू नहीं है, सब लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं। मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, कोई एक बच्चा बोल के बता दो कि बार। ओके हाँ आए हैं, ओके सब ओके। सर आपके पास मैसेजेस नहीं जा रहे, हम कर रहे हैं मैसेज। मैसेजेस शो नहीं हो रहे हैं? ये ओके ठीक है। नहीं मैं भी यही थे, अचानक से आए बच्चों सारे के सारे आंसर। सर मैं भी यही रिकॉर्डिंग सोच भेज रहा था कि कैसा भी वन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है चलो, तो आंसर्स आए हैं। ठीक है पता नहीं कैसे रुक गए सारे। ओके तो आंसर्स तो दिए हैं बच्चों ने, 1 2 3 4। सर हमारा बहुत लॉस हो गया है सर, प्लीज अवंती की जितनी क्लासेस हुई है उनकी रिकॉर्ड। हाँ ध्रुव आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, यू डोंट वरी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई लॉस नहीं हुआ आपको, बस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। ठीक है बता दीजिए बता दीजिए। ओके पता नहीं बच्चों क्या इशू हुआ। ठीक है तो लगभग सबने सही आंसर भी दिया, मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। बच्चों क्या करना है, मैंने यहाँ पे ये वाला लिख रखा है 100 सेंटीमीटर और इसके ऊपर मैंने क्यूब लगा रखा है। बच्चों ये 10 की 2 पावर है, इसके ऊपर क्यूब की वजह से मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 की पावर 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा आ जाएगा बच्चों। 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और बच्चों इस तरफ लिखा है 10 की पावर 3 लीटर। अगर इस 10 से ये वाला 10 डिवाइड होगा तो बच्चों इधर बच जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 10 की पावर 3। ठीक है आगे चलते हैं क्योंकि लगभग सबने लिखा था, और जो भी इशू हुआ माइक की वजह से वॉटएवर, लेकिन सबको समझ आ गया, मैं मान के चल रहा हूँ, ज्यादा कुछ था नहीं। तो आगे चलते हैं, टेम्परेचर के बारे में बच्चों बात करते हैं। ओके अब से ना अगर मेरे को कुछ लगेगा कि किसी वजह से इशू है तो आप लोग हैंड रेज अगर सब लोग करोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के बारे में ना मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बताया था, जब मैंने टेम्परेचर के बारे में एक्सप्लेन किया था कि बच्चों टेम्परेचर का ना स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेशन होता है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स।
इससे रिलेशन होता है। आज बच्चों हम लोग ना हीट फ्लो से रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हीट फ्लो इन और फ्रॉम ए सिस्टम, कि हीट फ्लो के बारे में टेम्परेचर हमें क्या बताता है। बच्चों एक सिस्टम मैं ये ले रहा हूं जिसके अंदर मेरे पास वाटर है, और एक मैं ले रहा हूं आइस का सिस्टम, ठीक है। बच्चों ये दो सिस्टम से मैं एक बकेट में आइस एंड वाटर रख रखा है, और आपको यूनिवर्स में कोई और सिस्टम एग्जिस्टेंट नहीं मानना है, यानी कि जो भी इंटरेक्शन होगा इन्हीं दो सिस्टम्स के बीच में होगा। तो बच्चों मैं इन दोनों सिस्टम को अगर अलग से बना दूं, आइस एंड वाटर, तो आप सब जानते हैं जो ये आइस यहाँ पे रखी हुई है ये थोड़े टाइम बाद मेल्ट हो जाएगी। अब बच्चों आपको ये भी पता है कि आइस को अगर मेल्ट करना होता तो ऐसे हम बर्नर में रखते हैं पतीले पे, ऐसे करके इसके नीचे बच्चों हीटिंग करते हैं। तो आपको ये पता है कि मेल्ट होने के लिए तो सर हीटिंग करनी होती है, यानी कि ये जो आइस है ये हीट होके वाटर बनेगी, ठीक है। तो अगर बच्चों ये पता है हमें कि ये आइस ना हीट होके वाटर बनेगी, तो मेरा आपके लिए क्वेश्चन है कि हीट फ्लो की डायरेक्शन बताइए, आइस टू वाटर यानी आई टू डब्ल्यू, और वाटर टू आइस के लिए डब्ल्यू टू आई। जैसे जो भी आंसर बताना चाहे बता सकते हैं। मैंने माइक्स भी ऑन कर दिए इस बार, अगर कोई इश्यू हो तो चैट बॉक्स। ओके ध्रुव, नो इशू, आप इस क्लास पे फोकस कीजिए, आप इतनी टेंशन मत लीजिए जो पीछे का छूट गया। आप लोग ओपन क्लासेस वगैरह भी कुछ अरेंज कराएंगे। सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी मैं बताता हूँ। बच्चे मैंने कहा है कि मेरे पास एक बकेट है, इस बकेट के अंदर मैंने ये नीचे वाटर रखा हुआ है, दिस इज वाटर, और मैंने इसके ऊपर एक आइस का ब्लॉक रख दिया है। बच्चे अगर मैंने इसके ऊपर आइस का ब्लॉक रख दिया है, तो अब मेरे ना यूनिवर्स में मेरे को दो ही सिस्टम मानने, दिस आइस एंड वाटर। बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आइस को आप जब नॉर्मली घर में देखते हैं कि अगर इसे मेल्ट कराना होता है, अगर आइस से आपको वाटर बनाना होता है, तो आप क्या करेंगे, पतीले में इस आइस को रखेंगे और फिर नीचे से हीट देंगे बर्नर पे। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि आइस को ना हीट अप हुआ होगा, आइस अगर पानी के अंदर मिक्स होएगा, ये बात तो आपको पता है, बकेट के अंदर आपने देखा भी होगा कभी, अगर बकेट के अंदर वाटर और आइस डाल दो थोड़े टाइम बाद वो आइस वाटर में मेल्ट हो जाती है और उसी में मिक्स हो जाती है। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि आइस को ना हीट अप किया गया होगा कहीं से, तो उसको हीट मिली होगी। अगर क्योंकि बर्नर के अंदर डालते हैं हीट देके पानी में बनाते हैं, तो अगर उसको पानी में बनाने के लिए हीट चाहिए, तो मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चों, दिस इज सिस्टम वन एंड दिस इज सिस्टम टू, और मेरे यूनिवर्स में और कहीं से हीट का कोई इंटरेक्शन नहीं आ सकता। मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चों, आइस के पास हीट आई होगी, वो वाटर से ही आई है, जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है ना इसी से वो हीट आई है। आप मेरे को हीट फ्लो का डायरेक्शन बताइए, आइस टू वाटर हीट गई है कि वाटर टू आइस आई है, हीट फ्लो का डायरेक्शन चाहिए मुझे। सर वाटर टू आइस। यस, ओके ओके, मुझे तीन तीन चार रिस्पॉन्स मिल गए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि वाटर टू आइस। अब बच्चों बात जो है वो ये है कि डेल क्यू यानी कि हीट फ्लो की डायरेक्शन हमारी बच्चों इस हिसाब से चलती है, एच टी टू एल टी। एच टी और एल टी का मतलब है बच्चों हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, ठीक है। मैं आपको भले ही जबरदस्ती इस कंक्लूजन के ऊपर लेके आया पूरा का पूरा बता के कि वाटर टू आइस है, लेकिन आप लोग अगर खुद भी अगर इस चीज को इवेल्युएट करते, आप यही आंसर बताते कि वाटर टू आइस आएगा, वो बच्चों आप इसलिए बताते हैं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में एक बात कहीं पे फिट है, या आप बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आपको ऐसा आइडिया हो गया है कि हीट जो है ना हायर टू लोअर टेम्परेचर, आपने बहुत जगह ऑब्जर्व किया होगा, आपको ये पता है कि इस चीज से इस चीज में जा रही होगी हीट, पर आपको ये नहीं पता होता कि वो हायर टू लोअर जा रही है। ये बच्चों आपके सबकॉन्शियस को पता है, अगर आपको किसी चीज को देख के बताना है ना कि इसके अंदर से हीट कहाँ फ्लो होगी तो आप बता सकते हो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक बच्चों ये होता है कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ही हीट की डायरेक्शन होती है, हीट फ्लो की डायरेक्शन होती है। बच्चों टेम्परेचर टेल्स डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, यानी सर टेम्परेचर का एक काम तो ये हो गया कि वो हीट फ्लो की डायरेक्शन बताता है, एक सर स्पीड वाला हो गया था। और बच्चों क्या बताते हैं, अगर मैं आपको ये एक बकेट ऑफ वाटर लूं, इसके अंदर मैं फिर से पानी ले रहा हूँ, इसके ऊपर एक लेयर है पानी की और इसके नीचे जो है दूसरी लेयर है। बच्चों मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर टी है और इसका बच्चों मैंने टेम्परेचर टी माना है,
यानी कि पूरे वाटर का सिर्फ ये लेयर है, ये इमेजिनेटिव है, इसके बीच में कुछ है नहीं। मैंने माना है कि इसके ऊपर का पानी एक है, इसके नीचे का अलग। मैंने माना है बच्चों कि इन दोनों के टेम्परेचर सेम है, यानी कि सेम पानी है। ऐसा भी नहीं कि आपने गर्म में ठंडा मिक्स किया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर सेम वाटर एग्जिस्ट करता है सेम टेम्परेचर पे। बच्चों अगर बाहर से कोई हीट आ नहीं सकती है और इसके अंदर से बाहर हीट जाने का भी कोई तरीका नहीं है, यानी कि यही दोनों सिस्टम जो है लेयर 1 एंड लेयर 2 एक दूसरे इंटरेक्ट करेंगे। क्या ऐसा होना पॉसिबल है बच्चों? थोड़ी देर के बाद ये ऊपर वाला पानी T2 हो जाए और ये T1 हो जाए, यानी कि वो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए। T1 बड़ा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि नीचे वाला गर्म हो जाए और ऊपर वाला ठंडा रह जाए? क्या ऐसा होना पॉसिबल बच्चों? अगर इसका ओवरऑल टेम्परेचर सेम था, कोई हीट का कोई इंटरेक्शन कहीं से नहीं है बाहर से। असद ने बताया कि ये सर हो सकता है, बहुत ही भूतिया काम हो जाएगा असद अगर ऐसा हो गया तो। डर जाएंगे यार लोग, पानी गर्म नहीं हो सकता ऐसे ऊपर की लेयर। सोचो असद, एक बार सोचो आप आराम से, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है। हीट कहीं नहीं जा सकती, कहीं और से नहीं आ रही, हीट जो है इन दोनों के बीच में ही होगी। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने 9 बताया है और असद इस बात को सोचे और आप अभी समझ भी लेंगे। ऐसा बच्चों इसलिए है, आप लोगों ने जो बताया ऐसा ना इस चीज की वजह से बताया है कि ना सर डेल टी 0 है। डेल टी का मतलब है बच्चों ऊपर वाला टेम्परेचर माइनस नीचे वाला टेम्परेचर, डेल टी है। ये बच्चों डेल टी 0 होने का मतलब ये है कि इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। बॉडीज में किसको कह रहा हूँ? लेयर 1 और लेयर 2 को। बच्चों जिन बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता ना, उनके बीच में कोई हीट फ्लो नहीं हो सकता। यानी कि सर डेल टी इक्वल 0 इंप्लाइज डेल क्यू इक्वल 0, यानी कि हीट फ्लो का अमाउंट बच्चों 0 होगा अगर किसी दो बॉडीज के अंदर टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर बच्चों उनके अंदर कोई हीट फ्लो नहीं होगा। यानी हीट फ्लो के लिए एक मस्ट रिक्वायरमेंट ये है कि जिन दो बॉडीज के बीच में आप हीट फ्लो कराना चाहते हो उनका टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए। ठीक है सर, ये समझ में आया कि अगर डेल टी 0 है तो हीट फ्लो नहीं होगा। और सर हीट फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा? डेल टी नॉट इक्वल 0। ये भी ऑब्वियस बात है, आपको पता ही है, इस बात से समझ में आ चुका है। तो ही डेल क्यू नॉट इक्वल 0 मिलेगा हमें। ठीक है, ये समझ में आ गया कि हीट फ्लो की डायरेक्शन कैसे पता चलती है सर? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सर हीट फ्लो होगा कि नहीं होगा ये भी हमें पता चलता है सर टेम्परेचर डिफरेंस से। तो बच्चों अगर ये दोनों चीजें हमें टेम्परेचर से पता चल रही हैं, टेम्परेचर की वैल्यू से पता चल रही है, तो हमें टेम्परेचर चाहिए। इसी के लिए बच्चों एक और कारण है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स एक कारण था, हीट फ्लो दूसरा कारण है, जिसके लिए हमें टेम्परेचर डिफाइन करना पड़ता है किसी बॉडी का। ठीक है सर, ये समझ में आ गया टेम्परेचर की हमें क्या आवश्यकता होती है, टेम्परेचर का क्या काम होता है। अब बच्चों यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ, यूनिट जो है बच्चों थर्मोमीटर होती है, थर्मोमीटर। ये सबको पता है क्योंकि डॉक्टर के पास किसी ना किसी का चक्कर लगता ही रहता है। बचपन से लेके एक बार तो किसी को बुखार हुआ होगा तो थर्मोमीटर डॉक्टर ने यूज किया होगा उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ताकि अगर टेम्परेचर पता चल जाए तो पता चले कि आपको कितना बुखार है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताया जाए। तो सर थर्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है कि टेम्परेचर के लिए? हाँ सर, थर्मोमीटर ही होता है। ठीक है साहब, ये हो गया। तब बात करेंगे बच्चों यूनिट्स की। सर टेम्परेचर की क्या यूनिट्स होती हैं? बच्चों 3 यूनिट होती है, के सी एंड एफ। के एफ सी का बिल्कुल अपोजिट, के सी एफ बिल्कुल अपोजिट नहीं, एफ और सी को चेंज किया। तो के सी एफ के अंदर बच्चों के होता है केल्विन, सी होता है सेल्सियस और एफ होता है फारेनहाइट। और फारेनहाइट के ऊपर हम ऐसे कट मार देते हैं केमिस्ट्री वाले, क्योंकि फारेनहाइट का यूज इंडियन सिस्टम्स में नहीं किया जाता है। यूएस सिस्टम्स के अंदर फारेनहाइट यूज करते हैं सेल्सियस की जगह। केल्विन यूनिवर्सल है, सब लोग केल्विन यूज करते हैं क्योंकि केल्विन ऐसा यूनिट है। और इंडियन सिस्टम के अंदर हम सेल्सियस यूज करते हैं इसके अलावा, और फारेनहाइट को यूएस सिस्टम्स में यूज करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो बच्चों हम लोग जो कन्वर्जन सीखेंगे वो हम सीखेंगे बच्चों सेल्सियस का केल्विन में और केल्विन का सेल्सियस में। बस फारेनहाइट का हमें कोई इश्यू नहीं है। फारेनहाइट का मे भी आप लोगों ने मैथ्स में कभी पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में, या आपको फिजिक्स वाले वगैरह ऐसे करा दें, उनको अगर क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं। हमारे क्वेश्चंस के अंदर हम बच्चों यूनिट कन्वर्जन इसलिए सीखते हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस के अंदर जो यूनिट आएंगे ना उनको हम कन्वर्ट कर सके। ठीक है, सबको कन्वर्ट करके हम एक यूनिट में ला सके ताकि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो हम सिर्फ उन्हीं यूनिट्स पे बात कर रहे हैं जो हमारे क्वेश्चंस में आने वाली हैं और केमिस्ट्री के अंदर जनरली फॉलो होती है। तो बच्चों अगर मैं आपको सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए बताऊं तो आपको एक ये चीज याद रखनी है
273.15 केल्विन। ठीक है बच्चों, ये जो है ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इससे आपका कन्वर्जन हो जाएगा। दोनों ही कन्वर्जन आपके इससे होते हैं। अगर बच्चों में 0 डिग्री सेल्सियस की जगह 2 डिग्री सेल्सियस लिखता तो बच्चों आप क्या करते, 2 के अंदर 273.15 ऐड कर देते और बच्चों आपका आंसर आ जाता है 275.15 केल्विन। यानी 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल 275.15 केल्विन। ठीक है जी, ये समझ में आ गया बच्चों। बच्चों क्या समझ में आया कि मैंने कैसे ये निकाला है? अगर ये समझ में आया है तो आप लोग मुझे बताएंगे 100 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। ये 73.15 सबने बता दिया आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, केल्विन टू सेल्सियस। ठीक है, सबको आ गया, बहुत इजी था ये। ठीक है, सबने दे दिया आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम पढ़ेंगे केल्विन टू सेल्सियस। ये क्या हुआ, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड चलेगा। केल्विन टू सेल्सियस बिल्कुल बच्चों उल्टा है। केल्विन टू सेल्सियस के केस में हम क्या करेंगे, वहां पे 273.15 ऐड किया था, यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसके लिए बच्चों भाई एग्जाम्पल हम दोबारा उठा लेंगे। ये केल्विन है, इसे बच्चों अगर मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 373.15 के अंदर से बच्चों मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा 273.15। तो बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 100 डिग्री केल्विन। बच्चों क्या समझ में आ गया है? अगर सेल्सियस से केल्विन जाना है तो 273.15 ऐड करना है, और केल्विन से सेल्सियस में आना है तो आप इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यस और नो में बताइए बच्चों, अब तक समझ में आ गया है? कुछ खास है नहीं इसके अंदर, सबको समझ आ गया होगा केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाएंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे सर 273। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं आपको आइडियल गैस के बारे में बताता हूँ। आइडियल गैस जो बच्चों कतई फर्जी है, इमेजिनेटिव। सर फर्जी है तो क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली बच्चों से कुछ फायदे हैं। आइडियल गैस बच्चों हमारे अराउंड जितने भी गैसेज है ना, उनमें से कोई भी रियल गैस नहीं होती, क्योंकि रियल गैसेज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आइडियल गैस से काफी अलग हो जाती है। ठीक है, आइडियल गैस प्रेशर क्यों मना है, क्या मतलब है इसका, हमें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बिना बात के सिलेबस बढ़ा रहे हैं बच्चों। एक्चुअली सीन ये है, रियल गैसेज का बिहेवियर जो है वो स्टडी करना मुश्किल था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कुछ अजम्पशंस माने, वो अजम्पशंस मानने के बाद उन्होंने गैसेज को आइडियल मान लिया। आइडियल गैसेज की ना कैलकुलेशन आसान हो जाती है, हालांकि वो सही नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली रियल तो है नहीं वो गैसेज, उसके अंदर कुछ अजम्पशंस है। तो बच्चों उससे क्या फायदा होता है, मान लीजिए किसी साइंटिस्ट को ये देखना है कि मैंने कोई भी एक प्रोसेस लगाया गैस के ऊपर, तो उससे अगर मान लीजिए उसका फाइनल जो प्रेशर है वो 272 हो गया, ठीक है, और बच्चों उसको ये पता था कि मेरा इनिशियल जो प्रेशर है वो 200 है, और अब वो ये नहीं जानना चाहता कि मेरा फाइनल प्रेशर कितना है, वो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि मेरा फाइनल प्रेशर बढ़ा कि घटा। तो बच्चों अगर वो आइडियल गैस का जंक्शन मान के 270 आंसर निकाल ले तो उसका काम तो हो गया, उसे ही पता चल गया कि प्रेशर बढ़ा है। बच्चों हमारा इस चीज में बहुत ज्यादा फायदा होता है, इंक्रीज और डिक्रीज का अगर पता चल जाता है कि मैंने एक पर्टिकुलर कोई भी एक सिचुएशन लगाई, इस वजह से मेरा प्रेशर बढ़ता है कि घटता है। तो बच्चों इसलिए ना आइडियल गैस बनाई गई, अजम्पशन बनाए गए जिससे आइडियल गैस कैलकुलेशन हम कर सकें, उससे हमारे काफी काम निकल जाते हैं। तो हमने आइडियल गैस बनाई, और हमारे यानी कि हम तो साइंटिस्ट है नहीं, हम तो बच्चे हैं, हमारे सारे काम निकल जाते हैं। हमारे आइडियल गैस से मोस्टली क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर के हो जाएंगे। रियल गैस भी हम पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन रियल गैस के क्वेश्चन कम आते हैं, आइडियल गैस के बहुत ज्यादा आते हैं।
ठीक है बच्चों, आइडियल गैस का यूज ना थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत होता है। थर्मोडायनेमिक्स में पहले ही अज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड, वो आइडियल गैस है। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर जो मुझे आपको बताना है वो मुझे आपको बताना है कि ना 3 अजम्पशंस माने साइंटिस्ट ने, वो 3 अजम्पशंस के बारे में बताना है। इनकी वजह से क्यों गैसेस की कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ये हमें अभी नहीं समझना है। ये हम अगर रियल गैस जब पढ़ेंगे ना तब समझ लेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि क्या अजम्पशंस माने गए। बच्चों जो पहला अजम्पशन माना गया, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, इनमें समझने का कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऐसा सुनना है कि इसलिए माना गया। ठीक है, इनसे होता है अजम्पशन मानने से कैलकुलेशन इजी, बस दैट्स इट। और अजम्पशंस के अंदर कुछ भारी नहीं है, इंग्लिश का हिंदी करके बताऊंगा। बच्चों पहला कह रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो। आप कहेंगे सर पिछले लेक्चर में जो है हमने इतनी सारी फोर्सेज ही पढ़ी थी। बच्चों ये उन्हीं फोर्सेज को ना जीरो मानने की बात कर रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये अजम्पशन मान लिया बच्चों, ऐसा रियल में नहीं होता है, लेकिन आइडियल गैसेस के अंदर ये अजम्पशन कंसिडर किया जाता है। ठीक है बच्चों, सेकंड जो अजम्पशन है ये तो बहुत इजी है, ये तो आप समझ गए कि जो हम आयन डाइपोल वगैरह ये सब जो फोर्सेज पढ़ रहे थे, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, ये सारे जो फोर्सेज हैं जिन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, IF, इसको जीरो मान लिया गया है आइडियल गैस के अंदर, बस इतना है। सर सेकंड बताइए, तो सेकंड के अंदर क्या है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जीरो मान ली गई है। क्या सर वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो मान लिया गया है? नहीं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं माना गया। बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस, जैसे मैंने आपको वॉल्यूम समझाते टाइम बताया था, वो शेप होती है या वो रीजन होता है जहां तक गैस का लास्ट मॉलिक्यूल पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो इसने बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस को जीरो मानने के लिए नहीं कहा है, इसने कहा है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल जीरो। सर वॉल्यूम इसकी अगर मॉलिक्यूल की कहूं तो कौन सी है? बच्चों यहाँ से ना मैंने मान लो कोई एक पार्टिकल उठाया, ये छोटा सा है, एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को बाहर लेके आए। ये मॉलिक्यूल अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन का था, तो ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ऐसे ही मॉलिक्यूल होगा। बच्चों ये भले ही बहुत छोटा मॉलिक्यूल होता है, आप ये कहेंगे सर एटम तो पहले ही बहुत छोटा होता है, इसने इज वेरी स्मॉल लिखा है तो फिर इसके अंदर क्या जंक्शन, ये तो सही बात है। बच्चों सही बात नहीं, इसके इज वेरी स्मॉल का मतलब है टेंडिंग जीरो, यानी वो बिल्कुल पॉइंट मानना चाहता है, इसकी कोई वॉल्यूम एग्जिस्टिंग नहीं मानना चाहता। जो हमारा अजम्पशन है वो कहता है कि दिस इज टेंडिंग जीरो, ये जो वॉल्यूम है ना इस मॉलिक्यूल का, ये टेंडिंग जीरो है, यानी कि मॉलिक्यूल की कोई वॉल्यूम नहीं होती, मॉलिक्यूल की सिर्फ पोजीशन होगी। वो जो आउटर जो पोजीशंस हैं उनसे देख के मैं गैस की जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन मॉलिक्यूल्स कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते। मॉलिक्यूल्स बिल्कुल टेंडिंग जीरो वॉल्यूम होती है, वो ऑक्यूपाई करते हैं। बच्चों क्या आपको समझ में आया? एक बार बताइए मेरे को, वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल में तो आपको कंफ्यूजन नहीं है कि मैंने किसको जीरो माना है? मैंने सिर्फ बच्चों मॉलिक्यूल जो है उनको जीरो माना है, वो एक पॉइंट की तरह दिखेंगे, फिर उन सबको जोड़ के हम वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल लेंगे। ठीक है, बताइए बच्चों क्या इसमें फर्क समझ में आ गया ना आपको? कोई ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि सर मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कैसे जीरो हो रही है या इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाएगी? ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल को पॉइंट मान लेना है, उस पॉइंट के आउटर पॉइंट्स को जोड़ के वॉल्यूम ऑफ गैस निकाल लेनी है। मॉलिक्यूल की सिर्फ वॉल्यूम जीरो माननी है इसके अंदर, ये एक अजम्पशन है, उससे हमारा और कुछ खास नहीं बदल रहा, सिर्फ मॉलिक्यूल एक पॉइंट की तरह दिखेगा, वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, थर्ड जो है मेरा अजम्पशन वो ये है कि बच्चों अगर मैं ये 3 मॉलिक्यूल ले लूं, तो बच्चों दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। बच्चों ये कहता है कि अगर 2 1 से कॉलिजन करेगा और 3 से करेगा और वॉल से करेगा, तो 1 को भी यही करना है, 2 से भी करेगा, 3 से भी करेगा और वॉल से भी करेगा। 1 ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ 3 से कॉलिजन कर रहा है या सिर्फ वॉल से कर रहा है। इसका कहने का मतलब बच्चों ये होता है कॉलिजन के पैटर्न सबके सेम होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल सेम तरीके का कॉलिजन करेंगे। अगर 2 3 से कॉलिजन कर रहे थे, 2 को 1 से भी करना पड़ेगा, ऐसे ही 3 को 1 से भी करना पड़ेगा, 2 से भी करना पड़ेगा और वॉल ऑफ कंटेनर से भी करना पड़ेगा। यानी कि बच्चों मॉलिक्यूल्स का जो कॉलिजन का पैटर्न है वो सेम होना चाहिए। वो सिर्फ ये जंक्शन में चाहता है कि मॉलिक्यूल सेम तरीके से कॉलिजन करे, ऐसा ना हो कि 1 सिर्फ वॉल से कर रहा है या 3 सिर्फ वॉल से कर रहा है या फिर ये लोग आपस में कर रहे हैं वॉल से कॉलिजन नहीं कर रहे। ये अजम्पशन मानते हैं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वॉल से कॉलिजन करते हैं और आपस में भी सेम पैटर्न पे कॉलिजन करते हैं, यानी कि नो मॉलिक्यूल इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर कॉलिजन। ठीक है बच्चों, सिर्फ ये अजम्पशन में मैंने आपको बताया है कि कॉलिजन का पैटर्न सेम होना चाहिए, इसके पीछे का रीजन मैंने नहीं बताया, उसके ऊपर हमें जाना भी नहीं, इससे क्या फायदा होता है।
बच्चों बताओ क्या समझ में आ गए आपको तीनों जंक्शन? जल्दी जल्दी बता दीजिए ताकि हम एक लॉ पढ़ सके। 10 मिनट क्लास को खींचेंगे, 8:55 तक हमें आज की क्लास खत्म करनी है। जल्दी बताइए, आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो बच्चों जल्दी क्लास खत्म हो पाएगी। ठीक है, हाँ ये हुई बात, क्लास खत्म होने के बाद से जोश आ गया सबके अंदर। तो बच्चों देखो, हमारे पास है गैस लॉज। गैस लॉज इस टॉपिक की हेडिंग का नाम है। गैस लॉज क्या है बच्चों? गैस लॉज बच्चों एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डेटा था जिसको उन्होंने लॉज में कन्वर्ट किया। लॉज जो है बच्चे मास, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। बच्चों जहां जहां मास है उसको मैं स्टार्टिंग में कह रहा हूँ कि आप मोल समझेंगे, क्योंकि बच्चों मास जो है वो ग्रेजुएशन में मास से स्टडी करते हैं, पीवी इक्वल एमआरटी। उसके अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो मास होता है और ये आर होता है, हर मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि कोई अलग अलग ऑक्सीजन होगी उसके लिए अलग अलग आर यूज करना पड़ेगा, यानी कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। जबकि बच्चों जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर हमारे पे ये बर्डन नहीं डाला जाता कि मैं ऑक्सीजन, आयोडीन, कोई भी फ्लोरीन ले लिया, इन सब की गैसेस का अलग अलग आर याद करो। तो इसका जो बच्चों सॉल्यूशन निकला वो ये निकला कि मोल्स की, मास की जगह हम मोल्स यूज कर ले। जब बच्चों मोल्स यूज करते हैं तो ये जो आर है ये गैस कांस्टेंट की जगह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बन जाता है, यानी कि हर गैस के लिए ये सेम रहता है। इसकी वैल्यू बच्चों हम आगे पढ़ेंगे जब आइडियल गैस पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि हम सर मोल्स पढ़ेंगे ना कि मास। तो बच्चों मोल्स और मास ना लगभग एक सी बात होती है, इसके अंदर एक कांस्टेंट का डिवीजन होता है, वो कांस्टेंट होता है मोलर मास। तो बच्चों मास जब फिक्स होगा या कांस्टेंट होगा तो मोल्स भी होंगे, मोल्स भी कांस्टेंट होंगे। बस इतना बता। और बच्चों इन चारों के बीच में कोई ना कोई हम रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन के अंदर बच्चों अगर आए, सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं। बच्चों इन रिलेशंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टू क्वांटिटीज कांस्टेंट, उसके बाद टू क्वांटिटीज विल बी रिलेटेड। सर इसका क्या मतलब है? इस वाले लॉ से समझ लेंगे बच्चे क्या मतलब है। मेरे पास बच्चे एन, पी, वी और टी, ये चार चीजें। इसमें देखिए किसको कांस्टेंट किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि सर इस लॉ के अंदर हमने टी को तो कांस्टेंट मान लिया, टी इक्वल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखा था प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। बच्चों फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब ये है कि अगर मेरे क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर से ना गैस इन आ सकती है ना इससे बाहर जा सकती है। बच्चों अगर ऐसा होगा ना तो इसका जो मास है वो फिक्स्ड रहेगा। और बच्चों मैंने कहा ऊपर कि अगर मास फिक्स्ड रहेगा तो मोल्स फिक्स्ड रहेंगे। तो यानी बच्चों फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का मतलब है कि आपने कंटेनर कुछ ऐसा लिया है, क्लोज लिया है बेसिकली, जिससे कि मास चेंज ना हो सके, अमाउंट रहे फिक्स, उससे फिर हमारे मोल्स सेम रहेंगे। तो बच्चों इसने ये कहा है, सेकंड जो इसने चीज कांस्टेंट करी, अब ये एन कांस्टेंट कर दिया। अब बच्चों चार थे, एन हो गया, टी हो गया, बच कौन गए, पी एंड वी। यानी कि मैंने क्या कहा, दो को कांस्टेंट करेंगे, अदर टू के बीच में रिलेशन रखेंगे, यानी कि सर पी और बी के बीच में रिलेशन बताना चाहते हैं। बच्चों सारे के सारे रिलेशन हम या तो बताएंगे प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये दो तरीके के प्रोपोर्शन जो है हमारे रिलेशन आ सकते हैं, या तो प्रोपोर्शनल होंगे बाकी के दोनों, यानी कि जो दो बाकी के हैं जिनके अंदर हम रिलेशन बताने वाले हैं वो या तो प्रोपोर्शनल होंगे या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब होता है बच्चों, अभी बताएंगे, पहले ये बता दें इनका क्या रिलेशन होता है। इनका रिलेशन जो है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब रिलेशन होगा तब ऐसा होगा कि अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो बच्चों दूसरा डिक्रीज करेगा, अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज करेगा, अगर बच्चों एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज करेगा। आपको दिख रहा है वॉल्यूम को, अच्छा इसमें प्रेशर को अगर मैं डिक्रीज करूं तो बच्चों मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बस बच्चों इतना सा है क्या कि सर जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोई दो लोग होते हैं तो अगर एक में इंक्रीज आता है तो दूसरे के अंदर सर डिक्रीज आएगा। बस इतना है बच्चों। क्या आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया और ये समझ में आ गया कि बॉयल्स लॉ के अंदर हम एक कंटेनर के अंदर गैस लेते हैं, उसके अंदर जो हमारा मास फिक्स मानते हैं यानी कि मोल्स फिक्स हो जाते हैं, और फिर बच्चों उसका टेम्परेचर भी फिक्स मान लेते हैं। क्या बच्चों ये समझ में आया है? और उसके बाद फिर उसका रिलेशन लिख देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से आगे बढ़े। जब बच्चों मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वालिटी से रिप्लेस करता हूं तो मुझे कोई कांस्टेंट लिखना पड़ता है, कांस्टेंट के आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको हम के जनरली यूज लिखते हैं। तो बच्चों मैंने क्या किया, पी डायरेक्टली इनवर्स जो है पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी को मैंने पी इक्वल के बाई बी लिख लिया। मैंने क्या किया, इसकी जगह
ये लगाया है तो फिर मैंने एक कांस्टेंट के लिख लिया है, ठीक है सर ये आ गया। अब बच्चे इसके अंदर ना मैं इस v को इस तरफ ले जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा पी वी इक्वल के। बच्चों दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। इसके अंदर मैंने क्या लिखा बच्चों पी वी इक्वल के। इसका क्या मतलब होता है सर पी वी इक्वल के का? बच्चों पी वी इक्वल के का मतलब है पी और वी तो बच्चों वेरिएबल है, के कांस्टेंट है, यानी के की वैल्यू इस इक्वेशन में कभी नहीं बदलने वाली। यानी कि बच्चों अगर मैंने एक सिस्टम पिक कर रखा है तो उसके लिए अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का कोई भी कॉम्बिनेशन बताऊं, या तो मैं प्रेशर को वेरी करके वॉल्यूम चेंज कराऊंगा या वॉल्यूम को वेरी करके प्रेशर चेंज कराऊंगा। अगर बच्चों में कोई भी कॉम्बिनेशन बनाऊं P1 V1 P2 V2 P3 V3 एंड सो ऑन, बच्चों चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन आए उनका जो प्रोडक्ट होगा ना बच्चों दोनों प्रेशर और वॉल्यूम का वो सेम रहेगा फॉर अ फिक्स्ड कंटेनर। ऐसा नहीं फॉर अ फिक्स्ड कंटेनर में जो गैस है, ऐसा नहीं कि आप कोई और कंटेनर की बात करोगे अब इसके अंदर भी रहेगा कि सर प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसके लिए रहेगा। इसके लिए अगर आप प्रेशर वॉल्यूम वेरी कराओगे तो इसके लिए कोई कांस्टेंट आएगा के, कुछ वैल्यू होगी उसकी, लेकिन वो ये K1 और ये K2 दोनों बराबर नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं हो बराबर हो, लेकिन इसके अंदर हर बार आंसर K1 K2 नहीं सिर्फ K आएगा। यानी कि सर इसकी अगर मैं कोई भी वेरिएशन लाके प्रेशर वॉल्यूम के अंदर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो उसका आंसर हमेशा P1 V1 का K आएगा, P2 V2 का भी सर K आएगा, P3 V3 का भी K आएगा। बच्चे ये जो बात है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि P1 V1 इक्वल P2 V2, क्योंकि दीज आर बोथ इक्वल टू K और ये हमेशा K के इक्वल रहेंगे फॉर अ गिवन सिस्टम। तो बच्चों मेरे पास ये थर्ड फॉर्म आ जाती है मेरे बॉयल्स लॉ की। बस इतना ही है बच्चों बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आ गया ये इक्वेशन, ठीक है कुछ भी नहीं है बच्चों। पहले मैंने आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, प्रोपोर्शनलिटी से साइन हटाने के बाद मैंने पी वी इक्वल के लिख दिया सेकंड फॉर्म, इस वी को इधर ले जाके। उसके बाद मैंने क्या किया इसकी अलग अलग वैल्यूज रखी, इसके अलग अलग वैल्यूज का प्रोडक्ट जो है मेरा कांस्टेंट माना है, और अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है बच्चों तो फिर मैंने थर्ड इक्वेशन लिख दी। ठीक है बच्चों एक बार इसका ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे बच्चों 6 ग्राफ्स हैं और मैं आपको सिर्फ एक बताऊंगा। उसका एक रीजन है कि बच्चों यहाँ पे ना y इक्वल एम एक्स प्लस सी यूज हो रही है, यहाँ भी ए बी इक्वल के यूज हो रहा है, ठीक है यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग वगैरह यूज हो रहे हैं। जो भी बच्चों ये ना सब बच्चों को नहीं आते हैं, मैंने लास्ट की सारी क्लासेस के अंदर ये ऑब्जर्व किया है। तो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया जब सबसे पहले ये वाला लेक्चर शुरू किया था, क्योंकि मैं 2-3 दिन पढ़ाता हूँ एक लेक्चर, तो बच्चों तब मैंने देखा कि बच्चों को ना लॉग वगैरह नहीं आते, तो उससे ना उनको उसमें डिफिकल्टी आती है ग्राफ समझने में। तो अभी के लिए मैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है वो आपको बता दूंगा, उसके अंदर भी उसका मैथ्स नहीं बता रहा। उसके बाद बच्चों ये वाली जो चीज हमने फेस करी, हमने पूरी टीम ने बात की, हम लोग एक बेसिक्स ऑफ मैथ्स की क्लास लगा रहे हैं। क्लास ये हो सकता है लाइव हो या फिर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि हम आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर देंगे, रिकॉर्डेड आप देखेंगे, उसके बाद फिर क्लासेस के अंदर आपके डाउट्स ले लेंगे और उससे आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो बच्चों वहां से आप लॉग वगैरह सीख लेंगे, फिर हम वापस आके इनको पढ़ेंगे और आगे भी, क्योंकि हमें इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है लॉग वगैरह की, ग्राफ्स की। तो हम आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे ग्राफ्स वगैरह कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं। तो अभी के लिए बच्चों आपको सिर्फ एक बात रट लेनी है, कोई भी दिमाग लगाए बिना, कि जब t और n कांस्टेंट होते हैं तो p और v का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। इस ग्राफ के अंदर बच्चों यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर आके इनफाइनाइट में पैरेलल हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों y एक्सिस के ऊपर पैरेलल हो जाएगा ग्राफ। ठीक है बच्चों ये याद रखना है सिर्फ। हो सकता है आपके पेपर के अंदर सीधा ऐसे भी आ जाए कि t और n कांस्टेंट के ऊपर ग्राफ कौन सा होता है, a b और c, ठीक है ऐसे आपको ग्राफ दे देंगे तो आपको सीधा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा बनता है पीवी कर्व। पीवी कर्व हर प्रोसेस का बनाया जाता है, तो पीवी कर्व आपको पता होना चाहिए, टी कांस्टेंट है एन कांस्टेंट का। ठीक है तो बच्चों ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सीधा याद कर लिया है और बाकी के ग्राफ्स हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ भी आ रहे हो। ठीक है इसके अंदर कुछ बड़ा भी नहीं है, आपको अगर एक बार लॉग समझ आ गया ना, तो किसी के लिए अगर मैं बता दूं कि मेरा पीवी इक्वल के है, जिस बच्चे को लॉग आता है तो मैं इसको लॉग पीवी लिख सकता हूँ, इसको लॉग के लिख दूंगा। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा लॉग पी और यहाँ पे प्लस लॉग वी आएगा और यहाँ पे एल लॉग, ऐसे लिख लेता हूँ लॉग के। बच्चों ये वाली इक्वेशन बन जाएगी लॉग पी इक्वल माइनस लॉग वी और प्लस के। अगर बच्चों में लॉग वी और लॉग पी को y और x रख लूंगा तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल माइनस एक्स प्लस के, यानी कि कांस्टेंट।
ये बच्चों एक नेगेटिव स्लोप की लाइन होती है जो ये वाला ग्राफ दिख रहा है। तो अगर किसी बच्चे को समझ आ रहा है तो बढ़िया है, अदरवाइज लॉग समझने के बाद ये कोई बहुत देर का काम नहीं है, 2 मिनट के एक कर्व से, ठीक है। तो बच्चों ये ग्राफ्स के अंदर से आपने सिर्फ इस ग्राफ को याद कर लिया, आपने तीनों की तीनों फॉर्म्स याद कर लिए बॉयल्स लॉ की। एक क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सिंपल, कतई लल्लू, इसीलिए रख रखा है ताकि सबके बेसिक्स क्लियर हो जाए, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए हमें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बच्चे इस क्वेश्चन को मैं ही करके दिखा रहा हूं। हाँ, इस क्वेश्चन को बच्चों में करके दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर जो जो लिखा है हम क्या करेंगे, लाइन पढ़ते जाएंगे, हिंदी का मतलब निकालें, हिंदी का मतलब निकाल के हम क्वेश्चन कर दें। ये बच्चों यहाँ पे इसके अंदर जो चेंज है वो मैं कर देता हूँ, मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम वाला नहीं है, रिक्वायर्ड टू नहीं है, व्हाट विल बी प्रेशर रीच्ड अपॉन कंप्रेस 500 डीएम क्यूब। कंप्रेस का कंप्रेसिंग होना चाहिए लेकिन उससे तो हम चला लेगा। बच्चे कहना चाहता है व्हाट विल बी द प्रेशर रीच्ड अपॉन कंप्रेसिंग 500 डीएम क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार, यानी 500 डीएम क्यूब, डीएम क्यूब बच्चों वॉल्यूम की यूनिट है, यानी कि 500 डीएम क्यूब वॉल्यूम है किसी गैस की एट 1 बार, यानी कि वो 1 बार पे एग्जिस्ट करती है इस टाइम, यानी शुरुआत की स्टेज है। शुरुआत की स्टेज के ऊपर हमारे पास क्या सिचुएशन है बच्चों, 500 डीएम क्यूब वॉल्यूम है और 1 बार प्रेशर है। ये कह रहा है व्हाट विल बी द प्रेशर रीच्ड अपॉन, कब कितना हो जाएगा, व्हेन दिस गैस इज कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब बच्चों वॉल्यूम को कम कर देना, किसी चीज को कंप्रेस करने के लिए दबाते हैं ना, यानी कि इसकी वॉल्यूम कम कर दी जाएगी। कम करके कितनी कर दी जाएगी बच्चों, 200 डीएम क्यूब करने का बोल रहा है। ये कह रहा है कि जब अगर मैं 200 डीएम क्यूब पे ले जाऊंगा 500 से, तो इसके अंदर कितना प्रेशर हो जाएगा। बच्चों ये मेरी फर्स्ट सिचुएशन है, ये मेरी सेकंड सिचुएशन है। इसको देखते हुए मैं ऐसे लिखूंगा, P1 इक्वल है 1 बार, P2 है बच्चों, P2 नहीं, यहाँ पे लिखते P2, ये हमको निकालना है। V1 जो है बच्चों 500 डीएम क्यूब, और बच्चों V2 मुझे दे रखा है 200 डीएम क्यूब। अब बच्चों अभी तो हमें पता है कि बॉयल्स लॉ है तो T और M कांस्टेंट होंगे, लेकिन पेपर में पता नहीं चलेगा। तो ये हमें देखना सीखना है कि क्या चीज कांस्टेंट है या क्या कंडीशन के ऊपर ये चीज अप्लाई करनी, कैसे प्रेशर निकलेगा। क्योंकि अभी तो मैं आपको बता दूंगा कि P1 V1 लगा लो बच्चों, ये क्वेश्चन आप देखोगे सर ऊपर लिखी हुई थी, यहाँ सही लिख रहे हैं सर, लेकिन पेपर में ऐसे थोड़ी स्ट्राइक करेगी। पेपर के अंदर तो आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए किस चीज से आया। तो बच्चों दो और चीजों के ऊपर जो हमें कांस्टेंट माननी है वो हम देखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। बच्चों यहाँ पे कहीं मोल्स का कोई जिक्र नहीं है, तो बच्चों अगर मोल्स का जिक्र नहीं है तो आप उसको कांस्टेंट मान सकते हो, क्योंकि आपको ना ही मोल्स का जिक्र है तो ये तो बोल ही नहीं रखा कि चेंज क्या आया होगा। अगर चेंज का नहीं बता रखा तो आप अपने आप अज्यूम नहीं कर सकते, इसका मतलब एग्जामिनर यही चाह रहा होगा कि मोल्स कांस्टेंट है, अगर कुछ चेंज होता तो बताता। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि मोल्स कांस्टेंट है। उसके बाद बच्चों टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस तो दे रखा है, अगर ये चेंज होता तो अदर टेम्परेचर देता, या फिर कहता किसी अदर टेम्परेचर पे पहुंच गया। यहाँ पे टेम्परेचर का एक बार ही बोल रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इस बात का ही मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि सर जब कभी भी चेंज आ रहा होगा तो आपको अदर वैल्यू दी जाएगी, और अगर एक ही वैल्यू है या फिर कोई वैल्यूज ही नहीं है, इसका मतलब सर कांस्टेंट होगी वो वैल्यू। ठीक है, तो बच्चा ऐसे आपको पता चला कि एन और टी जो है यहाँ पे हमारी कांस्टेंट है। अब आप जैसे ही एन और टी कांस्टेंट देख लेंगे तब आपको याद आएगा कि ये तो बॉयल्स लॉ होता है, एन और टी किस में कांस्टेंट होते हैं, बॉयल्स लॉ में। फिर बॉयल्स लॉ के अंदर आप देखेंगे मेरे पास ये 3 फॉर्म थी, ये और ये। आपको बच्चों इसी थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको ये वाली इक्वेशन दिखेगी जब आप ये सब चीजें याद करेंगे, आपकी P1 V1 इक्वल P2 V2, ऐसे आपको समझ हो जाएंगी, इतना कोई भारी चीज नहीं रहने वाली है। तो सर ये वाली इक्वेशन यूज हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास सर 3 वेरिएबल है और मेरे को 4th हिस्से मिल जाएगा। तो बच्चों अगर मैं ये वाली इक्वेशन अप्लाई करूँ P1 V1 इक्वल P2 V2, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों 500 डीएम क्यूब इंटू 1 बार इक्वल P2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये वैसे इधर आना चाहिए, अगर आप ऐसे कहोगे P1 पीछे लिखा है तो एक ही बात है वो, ठीक है, इंटू 200 डीएम क्यूब। बच्चों डीएम क्यूब जो है, डीएम क्यूब ने डीएम क्यूब को मार दिया, मेरा आंसर तो यहाँ पे बचेगा 500/2 गुना 1 बार इक्वल P2। इसको अगर आप सॉल्व करो, सॉरी 5/2, क्योंकि ये जो है एक सेकंड कचरा मच गया, 5। बच्चों ये 2 जीरो भी ये 2 जीरो को मार देंगे,
तो 5 में से 2 बार बचेगा बच्चों, इसका P2 का आंसर आ जाएगा 2.5 बार। बच्चों क्या किसी को कोई डाउट है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है? बताइए, क्लास आपकी एंड है।